विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र। ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला में मैं आज दिनांक 30 जुलाई को आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की मेरी कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का इतिहास उससे संबंधित विद्यार्थियों के लिए। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि यह मेरी कक्षा उन तमाम विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को महत्वपूर्ण तवज्जो देकर पढ़ना चाहते हैं। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसके बारे में मैंने इससे पहले पार्ट 1 के अंदर आपको बताया था और उस वक्त मैंने कहा था कि मैं भाग द्वितीय में इस बारे में और विस्तार से चर्चा करूंगा। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ नोट्स, कुछ लिखित सामग्री जो आपको पृथ्वीराज चौहान तृतीय को समझने में काफ़ी मदद देगी। पृथ्वीराज चौहान जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो उत्तरी भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट थे। इस बात में कोई भी संदेह नहीं कि पृथ्वीराज चौहान ने जिस राजपूत राज्य की स्थापना की थी वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी विशाल क्षेत्र तक फैला हुआ था। इस बात में कतई संदेह नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने समकालीन सभी ताकतों से संघर्ष किया और इस संघर्ष में उनका पलड़ा भारी रहा। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे कालखंड में उत्तरी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उत्तरी भारत की सबसे बड़ी राजपूत रियासत के प्रतिनिधि के रूप में, जिसका क्षेत्र सपादलक्स शाकंभरी से लेकर दिल्ली तक का क्षेत्र उनके प्रभाव में माना जाता था। तो वे एक ऐसे कालखंड में उत्तरी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जबकि मुस्लिम आक्रमण का, तुर्की आक्रमण का संकट हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर मंडराया हुआ था। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज चौहान से ये उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वो ज़्यादा दूरदर्शिता और ज़्यादा कूटनीतिज्ञता दिखाते। ऐसी स्थिति में न केवल पृथ्वीराज चौहान से बल्कि हिंदुस्तान के तमाम राजाओं से ये उम्मीद थी कि वह तुर्कों के खिलाफ एक मजबूत सैनिक संगठन तैयार करते, लेकिन ऐसा हो न सका और पृथ्वीराज चौहान राजपूत राज्यों को एक साथ अपने झंडे के नीचे लाने में कामयाब नहीं हुए। मोहम्मद गोरी के खिलाफ जो संघर्ष हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान को अन्य राजपूत रियासतों का जितना अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं, क्योंकि अपनी अदूरदर्शिता की नीति के कारण और आक्रामकता के कारण पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास के क्षेत्रों में शत्रु खड़े कर दिए। कलचुरी चेदी शासक परमर्दी देव, जो पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा मित्र और शक्तिशाली सहयोगी साबित हो सकता था, उससे पृथ्वीराज चौहान ने लड़ाई करके उसको अपना शत्रु बना लिया। ठीक उसी प्रकार से कन्नौज के गाढ़वाल नरेश जयचंद से भी पृथ्वीराज चौहान के मित्रता भरे संबंध नहीं रहे। और इवन कुछ इतिहासकारों को तो यहाँ तक मानना है कि जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज के खिलाफ आमंत्रित किया। यदि चंद बरदाई के विवरण पर आधारित सहयोगिता अपहरण की कथा को सत्य माना जाए, क्योंकि चंद बरदाई के विवरण के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है और यहाँ तक ये कहा जाता है कि चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो 16वीं सदी की रचना है। तो ऐसी स्थिति में चंद बरदाई की बातों को पूरी तरीके से प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। तो यदि सहयोगिता विवरण को सही माना जाए तो इसका मतलब ये कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद को भी अपना शत्रु बनाया। और सबसे बड़ी बात यह कि उस दौर के अंदर जिस राजनीतिक सूझबूझ की जरूरत थी वह पृथ्वीराज चौहान नहीं दिखा पाए। 1191 में तराइन की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान ने जीती, मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन मोहम्मद गोरी के सैनिकों को पीछे वापस लौट जाने का मौका देना पृथ्वीराज चौहान की भूल थी। इसके अलावा गोरी के सेनापति काजी जियाउद्दीन को ससम्मान वापस जाने देना यह पृथ्वीराज चौहान की भूल थी। और यही नहीं बल्कि एक साल बाद जब 1192 में वापस तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी 1,20,000 सैनिकों को लेकर आ डटा, तो इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की राजनीतिक चाल को नहीं समझ पाए और वो उनके भुलावे में आ गए। जब गोरी ने यह कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं तो अपने बड़े भाई के कहने पर जबरन यहाँ आया हूँ, तो पृथ्वीराज चौहान उनके भुलावे में रहे और उनकी सेनाएं आमोद प्रमोद में व्यस्त हो गई। पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला एक ऐसे शत्रु से था जो अपने दौर की सबसे बड़ी कूटनीति की ताकत थी।
महमूद गौरी ने चौहान सैनिकों पर हमला उस वक्त किया जब वे सुबह के वक्त आधी नींद में सोए हुए थे या नित्य कर्म की क्रिया में व्यस्त थे। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमला किया गया। तो ऐसी स्थिति में जब आपका शत्रु शक्तिशाली है और वो हर प्रकार से जीतने के लिए आया है, तो आपका भी उद्देश्य जीतना होना चाहिए। इसीलिए राजपूतों के पतन के कारणों का मूल्यांकन करते हुए कई बार ये कहा जाता है कि राजपूत वीरतापूर्वक लड़ने और मरने की कला जानते थे, लेकिन जीतने की कला नहीं। तुर्कों के लिए संधि का मतलब होता था कि आगामी युद्ध की तैयारी का समय लेना। ये बात ब्रिटिशर्स के लिए थी। जहाँ कहीं भी तुर्क या ब्रिटिशर्स अपना पक्ष कमज़ोर होते देखते थे, वे संधि कर लेते थे ताकि आगामी युद्ध की तैयारी के लिए उनको समय मिल जाए और फिर शक्तिशाली होकर हमला करते। पृथ्वीराज चौहान को भी इस चीज़ को समझना चाहिए था, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान को उत्तरी भारत का अंतिम महान शक्तिशाली हिंदू सम्राट कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता के कारण अपनी लोहा चारों तरफ मनवाया। विद्यार्थियों, अभी मैं आपसे शेयर करूंगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में तैयार किया गया कुछ रिटर्न मैटर, जिसको इस YouTube वीडियो के साथ उसका लिंक दिया जा रहा है। आप उसका अध्ययन कीजिए। स्वस्थ रहिए, ध्यान से रहिए। जय हिंद, जय भारत।